जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के बारे में। यानी जितने बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जितने बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम को देंगे, वे इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का सिलेबस लेकर आया हूँ, जो कि आपका क्लास 10th का है। देखिए बच्चों, क्लास 10th में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है। और 6 सब्जेक्ट में आपको पता होगा, आपका हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, विज्ञान आता है, सामाजिक विज्ञान आता है, ठीक है। और साथ ही में कला पढ़िए या फिर आप संस्कृत पढ़िए, ठीक है। तो आपके 6 सब्जेक्ट, टोटल के टोटल 6 सब्जेक्ट आते हैं। और 6 सब्जेक्ट का अपना अपना सिलेबस होता है। इन सबका अपना अपना अलग अलग सिलेबस होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए, सिलेबस में साफ साफ बता दिया है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से और कितने नंबर के आएंगे। यानी किस किस टॉपिक से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले आप सिलेबस देख लीजिए, उसके हिसाब से अपनी तैयारियों को कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्टों का सिलेबस आपके लिए लेकर आऊँगा। हिंदी का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और अंग्रेज़ी का, और साथ ही में कला और संस्कृत का। मैं सभी सब्जेक्टों का सिलेबस लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का पहले सिलेबस हम देख लेते हैं कि आपको जो हिंदी का पेपर मिलेगा वो कैसा रहेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हिंदी के सिलेबस को देखते हैं और बाकी के वीडियोज़ में मैं बाकी के सिलेबस आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है आपका खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए बच्चों, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा हिंदी का 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें 2 खंड रहेंगे। एक खंड अ रहेगा और एक खंड क्या रहेगा, ब रहेगा। यानी 2 खंड टोटल रहेंगे। जो आपका खंड अ रहेगा, उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, यानी 20 एमसीक्यूज रहेंगे। टोटल कितने एमसीक्यूज रहेंगे, 20 एमसीक्यूज रहेंगे। यानी कि जो आपका एक एमसीक्यू रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा, यानी एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ऐसे करके टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे। और ये नियम कब से लागू हुआ था बच्चों, तो 2023 से। 2023 से क्या हुआ था, 2023 से एक एक प्रश्न का मतलब कि एक एक नंबर का 20 बहुविकल्पी प्रश्न आता है, ठीक है। और 2025 में भी आपके आएगा। क्या होगा, 2025 में भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। उसमें आपको ओएमआर मिलेगा और ऐसे 4 गोले मिलेंगे उस ओएमआर में। ऐसे 4 गोले आपको मिलेंगे। जो वाला ऑप्शन आपको सही रहेगा, मान लीजिए पहला वाला सही है तो आप पहले वाले गोले को कलर करेंगे, दूसरा सही है तो दूसरे वाले गोले को करना रहता है। तो इन सब बातों को मैं बाद में बताऊंगा। पहले चलिए सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहला जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, कहाँ से आता है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। यानी जो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है, कहाँ से कहाँ तक, शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग तक, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि गोदान किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है, लहर किसकी रचना है, आंसू किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है। ये सब आपने प्रश्न सुने होंगे। तो ऐसे यानी कि गद्य से संबंधित 5 नंबर का प्रश्न आएगा। कहाँ से कहाँ तक, शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग तक, इसी के बीच में। यानी शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग के बीच में जितने कवि, जितने लेखक हैं, जितनी उनकी रचनाएं हैं, उसी के बारे में पूछेगा। कितने नंबर में, तो 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, बताएगा आपको कि हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीति काल से आधुनिक काल के बीच तक के, ठीक है ना। क्या पूछेगा, पद्य। जैसे पूछ देगा कि कोई पद्य, जैसे कि ये किसकी रचना है, ठीक है, या पद्य दे देगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर का आपका पूछेगा। अब देखिए, अब बोल रहा है यहाँ पे आपके 10 नंबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। 20 नंबर में से आपके 10 एमसीक्यू इसमें से बनेंगे, ठीक है ना। 10 एमसीक्यू आपके इन दोनों टॉपिक्स में से बनेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। जैसे कि जो कविता होती है, जो उसके सौंदर्य के लिए जो तत्व होते हैं, जैसे कि रस हो गया, अलंकार हो गया और छंद हो गया, इनसे एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। रस में आपको हास्य रस तैयार करना पड़ेगा और करुण रस तैयार करना पड़ेगा। बस इन्हीं 2 रसों को तैयार करना पड़ेगा, हास्य रस और करुण रस को, ठीक है बच्चों। तो हास्य रस और करुण रस की आप परिभाषा याद कर लेंगे, प्लस उदाहरण याद कर लेंगे। जैसे कि आपको क्या कहेगा कि हास्य रस का एक उदाहरण दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा रस है, या फिर हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शोक होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। या फिर पूछ देगा कि
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, यानी आपको एक कविता दे देगा और पूछेगा कि उस कविता को पढ़ के बताइए आपको कौन सा रस मिल रहा है। तो आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 1 नंबर का आपका यहाँ से रहेगा, ठीक है, रस से। और यहाँ पे अलंकार में अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 अलंकार रहेंगे, ठीक है ना। 3 अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन तीनों अलंकार में से कोई 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और छंद, छंद में देखिए सोरठा पूछेगा या फिर रोला पूछेगा। पूछ लेगा कि सोरठा में के प्रथम व तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि 10 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, 3 नंबर आपका यहाँ से। 13 नंबर के मैंने बता दिए कहाँ से आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण से आपका जो शब्द रचना के तत्व हैं, जैसे कि उपसर्ग हो गया और समास हो गया और तद्भव हो गया। कौन कौन से टॉपिक हो गए? उपसर्ग हो गया, समास हो गया और तद्भव हो गया। जैसे उपसर्ग में अ, अन, अदि, अप, अपु, उप। जैसे कि उपहार में कौन सा उपसर्ग है? तो उप है। सकार में कौन सा उपसर्ग है? सहकारी में तो स है। निरीक्षण में, निरीक्षण में जैसे कि जिसके आगे जो मतलब कि जिस शब्द के आगे कोई जुड़ के बना हो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। यानी किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आपको उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन आएगा, दिखेगा कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग है। जैसे मान लीजिए कि शब्द दे दिया परित्याग, शब्द क्या दे दिया? परित्याग, परित्याग, ठीक है। देख लीजिएगा, आप लोग लिखा नहीं गया सही से, लेकिन आप लोग पढ़ के समझ जाइएगा। पूछेगा परित्याग में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? परि। कौन सा उपसर्ग है? तो परि है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ख है कि समास में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। देखिए जो द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, इसमें से ये दोनों तो बहुत आसान है। द्वंद्व का मतलब कि एक दूसरे के उल्टे। जैसे कि क्वेश्चन आपका पूछेगा कि माता पिता में, माता और पिता में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह है, यानी एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि माता पिता में कौन सा समास है, तो क्या लिखेंगे आप? द्वंद्व। और पूछ दिया अगर जो कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा? द्विगु। जहाँ नंबर की बात आ जाए, जैसे कि यहाँ पंचवटी में लिख रहा हूँ, पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, तो यानी कि 5 आ रहा है ना, तो जब 5 अंक मतलब आ रहा है, जब गिनती के नंबर आएंगे वहाँ पे द्विगु समास होगा। जहाँ एक दूसरे के विपरीत शब्द आएंगे वहाँ द्वंद्व समास होगा, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, कर्मधारय को और बहुव्रीहि को, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि में से पूछता है। यानी कि इन चारों को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। 1-1 नंबर का इसमें से क्वेश्चन मतलब कि आ सकता है। चलिए अब देखते हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको सर्वनाम, तद, युष्मद, ठीक है ना, युष्मद का जो रूप होता है उसके बारे में सर्वनाम पढ़ लेंगे, और तद धातु रूप पढ़ लेंगे, वाक्य का स्वरूप पढ़ लेंगे, वाच्य में प्रयोग और परिवर्तन वाच्य, वाच्य भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसे आप इंग्लिश में एक्टिव वाइज, पॉसिव वाइज पढ़ते हैं, उसी को वाच्य कहते हैं हिंदी में, उसी वाच्य को आपको पढ़ना होगा। 8वां नंबर पे आपको पढ़ना होगा कि पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, यानी आपको पद परिचय पढ़ना होगा जिसमें विकारी और अविकारी शब्द के बारे में पढ़ना होगा। ये आपका न्यू सिलेबस है, बिल्कुल न्यू पैटर्न का सिलेबस है। इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे, अपनी कॉपी में से नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट देखिए खंड ब में, यानी कि आपके 20 नंबर के वो क्वेश्चन खत्म हो गए। जो 20 नंबर के आपके MCQs आएंगे वो कहाँ से आएंगे मैंने आपको बता दिए। अब चलिए देखते हैं कि जो आपका 50 नंबर का है वर्णनात्मक प्रश्न वो कहाँ से आएगा। जैसे कि दिया है पहला दिया है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। जैसे कि आपको एक गद्य दे देगा, आप ही के किताब में से कोई एक 4 लाइन उठा के पंक्ति दे देगा और उसमें पूछेगा कि उसमें से आधारित प्रश्न देगा, पूछेगा कि इसका संदर्भ लिखिए, यानी कि किस पाठ से लिया गया है, क्या मित्रता पाठ से लिया गया है कि ममता पाठ से लिया गया है, किससे लिया गया है। तो आप अगर उस हिंदी का सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि वहाँ वो किस पाठ से लिया गया है। ऐसे करके आपके इसमें से प्रश्न पूछेगा, जो कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। 3 प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। एक वो आपको पैसेज मिलेगा, उसमें से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। सेम उसमें ऐसा होगा पद्य में भी, ठीक है। एक गद्य में रहेगा, एक पद्य में रहेगा,
ठीक है। पद्य में कोई दोहा दे देगा, पूछ देगा उसका हिंदी है मतलब कि अर्थ बताइए, इतने लाइन यहाँ से यहाँ तक अर्थ बताइए, कौन लिखा है और इसमें कवि क्या कहना चाहता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछेंगे। यानी 12 नंबर आपके ही पूछेंगे, 12 नंबर, ठीक है। और ये नंबर आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि यह नंबर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी, ठीक है ना। जो संस्कृत गद्यांश रहेगा, संस्कृत का जो गद्य रहेगा वो भी, जैसे कि वाराणसी एक चैप्टर होगा हिंदी में क्लास 10th में, आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, वहीं से संस्कृत का गद्य आता है। जैसे वाराणसी क्या है, बहुत प्राचीन नगरी है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको उसका हिंदी में अनुवाद भी आना चाहिए, क्योंकि हिंदी अनुवाद पूछेगा और पूछेगा कि चैप्टर का नाम क्या है और कहाँ से लिया गया है, ठीक है। संस्कृत पद्य अब आ गया आपका। संस्कृत पद्य में पूछेगा कि संदर्भ सहित हिंदू अनुवाद कीजिए, यानी कि सेम यही रहेगा, लेकिन एक गद्य रहेगा ऊपर वाला है, नीचे क्या रहेगा, उसके पद्य रहेगा, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश में आप अंतर अच्छे से भली भांति जानते होंगे, ठीक है। 5वां नंबर पे आपका क्या रहेगा, 5वां नंबर पे निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है, ये खंड काव्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी ज़िले हैं यूपी में जितने भी ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों को डिवाइड किया गया है कि आपके ज़िले में अगर पूजा खंड काव्य पढ़ाया जाएगा, आपके ज़िले में मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाएगा, आपके ज़िले में मतलब कि अलग अलग जितने भी खंड काव्य हैं उन सबको विभाजित किया जाता है। लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। आप अपने सीनियर बच्चों से जो 1 साल पहले पास आउट हुए होंगे उनसे पूछ लेंगे, या फिर अपने टीचर से पूछ लेंगे कि सर मेरे यहाँ कौन सा चरित्र मतलब कि खंड काव्य पढ़ना है, तो वो आपको क्या करेंगे, बता देंगे। और उसका चरित्र चित्रण देखिए क्या है, या तो आपको खंड काव्य की कहानी लिखने के लिए दे देगा, या फिर उसमें से कोई एक पात्र उठा कर दे देगा। कहानी का जैसे पात्र होता है ना, कोई पात्र का मतलब जो कहानी आपकी होती है उसमें कोई नायक तो जरूर होगा उस कहानी में, उस नायक का चरित्र चित्रण पूछ देगा। जैसे मान लीजिए अगर पूजा खंड काव्य में श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण क्या हैं, नायक हैं, तो उसमें पूछ देगा कि श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो श्री कृष्ण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उनका चरित्र चित्रण करेंगे, जैसे कि आपके टेनिट वगैरह में दिया होगा, आप उसे क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7वें नंबर पे आपका मिलेगा, 7वें नंबर पे नहीं 6वें नंबर पे आपको मिलेगा कि निर्धारित गद्य खंड से पाठ्य वस्तु के लेखकों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं। यानी 5 नंबर का आपको जीवन परिचय पूछेगा, किसमें से, गद्य में से किसी एक का, या तो जयशंकर प्रसाद का पूछ दे, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यानी आपको 3 टोटल दिया रहेगा, 3 आपको दिया रहेगा ऑप्शन, किसी एक का ही लिखना रहेगा। यहाँ पे लिख देगा जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, और आपको कहेगा कोई एक लिख दीजिए। तो जिसका आप जानते रहेंगे उसका आप जो जीवन परिचय और रचना लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। सेम ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। ख वाले में निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना लिखिए। इसमें आपको कवियों का लिखना है, जैसे जो भी कविता की रचना करते हैं उनका भी आपको 3 दे देगा नाम, और 3 में से किसी एक का लिखना रहेगा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 9वां देखिए बोल रहा है, 9वां बोल रहा है कि संस्कृत, 9वां बोल रहा है, देख वेट हाँ आपका हो गया। 9 नंबर देखिए ये पूछ रहा है पत्र लेखन, इसमें प्रश्न पत्र लेखन भी आएगा। और 7वां नंबर बोल रहा है कि संस्कृत के पाठ्य वस्तु से कथा काव्य कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। यानी कि जो आपको एक श्लोक याद हो उसको लिखना रहेगा, जो कि प्रश्न पत्र में न आए हो। यानी कि प्रश्न पत्र में भी एक आपको संस्कृत का पद्य मिलेगा, लेकिन उसको आपको नहीं लिखना है, आपको अपने मन से एक श्लोक याद करना है और उसे क्या करना है, लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है बच्चों। 8वां नंबर बोल रहा है कि पत्र लेखन यानी कि पत्र लिखिए आप, ठीक है। पत्र लिखने के लिए आएगा 4 नंबर का। फिर दिया है कि संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 का क्या करना है, संस्कृत में आपको उत्तर देना है। यानी कि संस्कृत में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, देखिए संस्कृत हिंदी में होता नहीं है, लेकिन जो अनिवार्य संस्कृत होती है आपको उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछेगा चंद्रशेखर क आसित, यानी कहानी में से पूछेगा कि चंद्रशेखर कौन थे, ये कौन थे, यानी कहानी में से क्वेश्चन क्या करेगा, बना के पूछेगा। 10वां नंबर पे आपका रहेगा कि निबंध रचना रहेगी। निबंध रचना आपका 7 नंबर का रहेगा, ठीक है। 7 नंबर का क्या रहेगा। यानी टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके 50 नंबर क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर जो मैंने पहले पृष्ठ पे दिखाए यानी कि MCQs। टोटल आपका पेपर 70 नंबर का रहेगा।
और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जो आप तैयारी करते हैं तो आपके 65 के 65 नंबर आपको मिल जाएंगे। 65 का 70 भी बहुत बच्चे लाते हैं, बहुत बच्चे 69 भी लाते हैं। वैसे हिंदी में मात्राएं गलती हो जाती हैं तो बच्चों का 70 से थोड़ा मोड़ा कम ही आता है। मेरे हिंदी में 91 नंबर थे, ठीक है बच्चों, 100 में से, यानी प्रैक्टिकल वगैरह के मिला के, यानी 70 में से 61 थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निर्धारित पाठ्य वस्तु। निर्धारित पाठ्य वस्तु अब दे दिया। गद्य में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मित्रता पढ़नी है, किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ममता पढ़ना है, ममता पढ़ना है, किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने। भारतीय संस्कृति को भी पढ़ना है, किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए आप इन लेखकों का नाम भी याद कर लेंगे, ठीक है ना। लेखकों का नाम भी पूछता है, जब संदर्भ लिखेंगे आप तो लेखकों का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद ए, राजेंद्र प्रसाद। अजंता किसने लिखा है? तो भगवत शरण उपाध्याय ने। क्या लिखूं आपको पढ़ना है? पदुमलाल पुनालाल बख्शी ने लिखा है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और ये बहुत बढ़िया ही रचना है, बहुत बढ़िया रचना है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और ईर्ष्या की बात आई तो मेरे को एक बात याद आ गई बच्चों कि ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या की जो भावना होती है खुद को जलाती है। यानी आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो जितना आप बुरा सोचते हैं उतना आप ही को दुख होता है, न कि उसको। इसीलिए किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, सबसे प्रेम की भावना बना के रखनी चाहिए और सबके लिए सोचना चाहिए कि सभी लोग सफल हो जाएं, केवल अपनी सफलता को नहीं देखकर चलना चाहिए। यानी कि बहुत बढ़िया रचना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको आप लोग पढ़ेंगे। कौन लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती ने लिखा है, इसको भी आपको पढ़ना है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, यानी कि जो चांद है वो परछाई में दिखता है, पानी के परछाई में रात को अगर रखेंगे तो, लेकिन जो आदमी है वो चांद पर पहुंच गया, उसके बारे में मतलब कि ये कहा गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर एक है कविता, यानी कि जयप्रकाश भारती ने इसे लिखा है, ठीक है। काव्य हेतु आपको सूरदास का पद पढ़ना है, तुलसीदास का धनुष भंग वन पथ पर आपको पढ़ना है, रसखान के सवैये और कवित्व पढ़ने हैं। सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं उन पदों को पढ़ना है, धनुष भंग और वन पथ पर, यानी कि जो धनुष भंग किए थे राम जी, जब धनुष तोड़े थे सीता जी के स्वयंवर में, उसके बारे में है, उसको भी पढ़ना है आपको। और सवैये पढ़ने हैं, कवित्व पढ़ने हैं। आप हिंदी के किताब में सारे के सारे चैप्टर पा जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, इन सारे के सारे चैप्टर को आप लोग तैयार कर लेंगे, आई होप, ठीक है। बिहारी लाल जी का भक्ति और नीति, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का यह मंदिर, ठीक है। महादेवी वर्मा का आएगा हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। और मैं आपको बता दूं कि महादेवी वर्मा एक ऐसी कवित्री हैं, एक ऐसी कवित्री हैं जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। भाई इनके अंदर इतना कला है, ये भावुक रचनाओं को भी करती थी। जैसे कि 9 में आपने पढ़ा होगा गिल्लू। गिल्लू तो आपने नाम तो सुना ही होगा, गिल्लू। गिल्लू कितनी एक अच्छी कहानी है, गिल्लू कितनी अच्छी कहानी है, महादेवी वर्मा ने ही इसे लिखा है, ठीक है। और इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा को, ठीक है बच्चों। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत का, सुमित्रानंदन पंत का चंद्रलोक और चींटी, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार क्या है, ये दोनों आते हैं, ठीक है ना, दोनों को पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, ठीक है। और भारत माता का यह मंदिर, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, ये तो हो गया, चींटी ये भी हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनका है पुष्प की अभिलाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान है, झांसी की रानी की समाधि पर लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि वीर रस की एक रचना है, ठीक है। अशोक वाजपेयी लिखे हैं मात्र अनंत है युवा जंगल, ठीक है। और श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी लिखे हैं, केदारनाथ सिंह नदी को लिखे हैं। आप लोगों के लिए एक मैं दुख सैड न्यूज़ बताता हूँ कि जैसा कि बच्चों को लगता है कि 2023 में बिल्कुल आसान पेपर आ गया था, यानी बिल्कुल सिलेबस वाइज एकदम कट के आ गया था, लेकिन 2024 में क्या किए हैं लोग, 2024 में पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिए हैं लोग। जो हर साल आता है वो इस साल नहीं आया था। यानी कि बच्चे सोचते थे कि चलिए इतना तो आता ही है, इतना हम तैयार कर देते हैं, हर साल आता है, लेकिन इस बार आपको तैयारी संभल के करनी पड़ेगी। यानी इन सभी चैप्टरों को देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इन सभी को आप इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि 2024 में बहुत सारे बच्चों का कहना है, मैंने खुद पेपर मिला के देखा कि जो हर साल आता है वो इस साल नहीं आया था, इस साल पैटर्न चेंज करके दिया था। अब देखिए संस्कृत हेतु आपको वाराणसी पढ़ना है, देशभक्त पढ़ना है, चंद्रशेखर पढ़ना है, भारतीय संस्कृति, वीर वीरण पूज्यत, अरुणुई श्वेत केतु संवाद,
जीवन सूत्राणि प्रबुद्धो ग्रामीण किन केन किम वर्तते अन्योक्ति विलास। ये देखिए संस्कृत के, ये आपके संस्कृत के क्या हैं, ये आपके संस्कृत के सिलेबस है। यानी संस्कृत के सिलेबस में आपको वाराणसी जरूर पढ़ना है, देशभक्त पढ़ना है, चंद्रशेखर के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, वीर वीरण पूज्यत, यानी ये सब चैप्टर के नाम है। अनिवार्य संस्कृत है आपका, आप अनिवार्य संस्कृत की बुक में ले लेंगे। और आपके लिए सबसे बढ़िया बुक रहेगी अरिहंत की, अरिहंत की हिंदी की। एनसीईआरटी ही रहेगा उसमें भी, लेकिन अरिहंत में आपका टोटल उसको कन्वर्ट करके दिया रहेगा हिंदी में, नीचे लिखा, आपको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा। अरिहंत प्रकाशन में क्या होता है, नीचे उसका अनुवाद किया रहता है, यानी कि ये सब आप घर से ही आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ चलिए वीडियो को एंड करते हैं। और ये था आपका हिंदी का सिलेबस। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर जो आपको सिलेबस चाहिए और अदर सब्जेक्ट का तो आप लोग कमेंट कीजिए कि यस सर मुझे सिलेबस चाहिए। और वीडियो को सबसे लास्ट तक आप वॉच किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, चलिए वीडियो के साथ इसको